गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मैना निर्वाण बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बीए थर्ड ईयर की इस क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम भारत चीन संबंध पर वार्ता करेंगे। जैसा कि अभी भारत और चीन के मध्य जो तनाव चल रहा है, उस को दृष्टि में रखते ये समीचीन हो जाता है कि हम भारत चीन के संबंधों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, भारत चीन के संबंधों को खंगालने का प्रयास करें। तो हम भारत चीन संबंध का स्वर्णिम और संघर्ष काल 1949 से 1962 तक के काल का अध्ययन करने का प्रयास हम यहाँ करेंगे। इन संबंधों पर 1949 से लेकर 1962 तक के जो भारत चीन के संबंध है उस पर विचार हम करेंगे। जब हम चीन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि चीन का इतिहास तकरीबन 4000 वर्षों का इतिहास है, जो सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से संपन्न रहा है। इसका अधिकांश काल स्वेच्छाकृत अलगाववादी रहा है, यानी चीन ने अपनी इच्छा से अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जगत से अलग थलग रखा, और इसके पीछे चीनियों का ये विश्वास था, या इस अलगाववादी नीति का जो आधार है वह चीनियों का ये विश्वास था कि सम्राटों के द्वारा, यानी चीनियों का यह मानना है कि चीन एक दिव्य या स्वर्गीय साम्राज्य है, जहाँ सब वस्तुएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और बाहरी दुनिया से इसको कुछ भी प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रही। यहाँ के सम्राट सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं। अतः चीन अब तक अपने आप को दुनिया से अलग रखे हुए था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य व जापान के साथ संघर्ष में हुए विध्वंसों के कारण चीन के प्रभाव में गिरावट आई और 1911 में राजतंत्र, जो कि मांचू वंश का साम्राज्य था, मांचू वंश के साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया गया और उसके उपरांत सुन यात सेन के नेतृत्व में चीनी गणराज्य की स्थापना हुई। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव चीन पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप माओ के नेतृत्व में साम्यवादी दल द्वारा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1927 से 1949 तक चीन में काओमिंटांग, जिसे KMT कहा जाता है, वह पराजित राष्ट्रवादी और साम्यवादी दल मिलकर काम करते थे, यानी कि काओमिंटांग और जो पुराना गणतंत्र था जो सुन यात सेन के नेतृत्व में कार्य करता था, वे मिलकर यहाँ साम्यवादी और इसके साथ में साम्यवादी दल था, तीनों मिलकर काम करते थे। कालांतर में साम्यवादी दल में चियांग काय शेक वाला काओमिंटांग दल के विरुद्ध साम्यवादी दल ने सैनिक संघर्ष प्रारंभ कर दिया, यानी जो नया साम्यवादी दल माओ से
के नेतृत्व में उभरा था, उसने पुराने राष्ट्रवादी दल के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया और 1949 में जनवादी गणतंत्र की स्थापना माओ के नेतृत्व में हुई। जनवादी गणतंत्र, जिसे हम PRC यानी पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। माओ का यह कथन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यानी माओ बल या शक्ति में विश्वास करने वाला व्यक्ति था और उसकी इस विचारधारा का गहरा प्रभाव चीन की विदेश नीति पर पड़ा और चीन ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्ति का प्रयोग या बल का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। बल का प्रयोग से मतलब है कि वह आक्रामक नीति अपनी विदेश नीति में अपनाने लगा। भारत और चीन के संबंधों का विश्लेषण करते समय हम भारत और चीन में कुछ तुलनाएं करने का प्रयास करते हैं और भारत और चीन की तुलना कुछ बिंदुओं पर करते हैं। जैसे कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जबकि चीन में साम्यवादी गणतंत्र है, जिसे पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। दूसरा तुलना का बिंदु है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा संरक्षित रखता है और कुछ हिस्से को आर्थिक गतिविधियों को वह खुले बाजार की नीति से संबंध रखता है, जबकि चीन में पूरी तरह साम्यवादी आर्थिक प्रणाली है जिस पर सत्तारूढ़ दल का पूरी तरह नियंत्रण रहता है। विदेश नीति के संदर्भ में जब हम चीन और भारत की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता से पहले ही गुटनिरपेक्ष नीति के पक्ष में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था और गुटनिरपेक्ष नीति की स्थापना करते हुए भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आधार गुटनिरपेक्षता की नीति को रखा, जबकि चीन में साम्यवादी सुदृढ़ता का सिद्धांत लागू होता है, यानी साम्यवादी दल को अधिकाधिक मजबूत बनाया जाए। तो चीन की विदेशी साम्यवादी दल की शक्ति संपन्नता को विदेश नीति का आधार मानकर चलती है। तुलना का चौथा बिंदु यह है कि भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला राष्ट्र है जहां अनेक राजनीतिक दल है, जबकि चीन एक दलीय व्यवस्था वाली शासन व्यवस्था से संचालित होता है। यह एक दलीय व्यवस्था कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसे CPC के नाम से हम जानते हैं। चीन की संपूर्ण शासन व्यवस्था पर इसी कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण और कठोर नियंत्रण रहा है। भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही चीन के साथ संबंध मजबूत करने की नीति को अपनाया और इस दौरान 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण की निंदा भारत ने की। यह चीन के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने वाला कदम था और चीन के समर्थन स्वरूप चीनी दिवस मनाया गया। 1937 में चीन जापान युद्ध में भारत ने चीन का समर्थन किया। अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवाद की स्थापना हुई और 30 दिसंबर 1949 को भारत ने चीन को मान्यता प्रदान की। भारत बर्मा के साथ चीन को मान्यता देने वाला दूसरा गैर साम्यवादी
देश था। 1950 में कोरिया के संकट के समय भारत ने अमेरिकी नीति की निंदा करते हुए चीन का समर्थन किया और भारत हमेशा चीन के साथ सद्भावनापूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए आतुर रहा और भारत के ये जो कदम है वे इसी मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्रगाढ़ता की ओर भारत के कदम थे। इस काल को 1949 से 1958 तक के भारत चीन संबंधों के काल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। 1949 से 1958 के मध्य भारत और चीन के संबंध मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सहयोगी रहे और इस काल को हम मधुर संबंध काल भी कहते हैं। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवाद की स्थापना हुई। भारत ने तुरंत इस साम्यवादी चीन को मान्यता दी तथा यूएनओ में इसकी स्थायी सदस्यता हेतु पहल और वकालत की। 29 अप्रैल 1954 को दोनों देशों की मैत्री चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई जब भारत व चीन के मध्य एक 8 वर्षीय समझौता हुआ। इस 8 वर्षीय समझौते की प्रस्तावना में पंचशील के नियमों का उल्लेख किया गया था। इसे केलांग ब्रिया पैक्ट की पुनरावृत्ति कहा जाता है। केलांग ब्रिया पैक्ट 1928 में लागू हुआ था और उसी एक्ट की पुनरावृत्ति इस 8 वर्षीय समझौते के रूप में प्रारंभ हुई। इस काल में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद हुआ। इस 8 वर्षीय समझौते की महत्वपूर्ण उपलब्धि पंचशील सिद्धांतों की स्थापना थी। ये पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये है पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का आदर करना। इस समझौते के तहत भारत और चीन ने यह स्वीकार किया कि वे कभी भी एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता को चोट नहीं पहुंचाएंगे। पंचशीलता का दूसरा नियम था परस्पर युद्ध न करना, यानी भारत और चीन कभी भी आपस में युद्ध की स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। वे कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा जो नियम था वह यह था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भारत और चीन हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे की संप्रभुता का पूरी तरह सम्मान करेंगे। और पंचशीलता का चौथा जो सिद्धांत या नियम है वह यह था कि भारत और चीन परस्पर समानता और परस्पर लाभ का संबंध स्थापित करेंगे। इस सिद्धांत का यानी पंचशील सिद्धांत का 5वां जो नियम है वह रहा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना, यानी भारत और चीन सदैव शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने अस्तित्व, अपनी अपनी अखंडता को बनाए रखेंगे। तो ये रही भारत और चीन के मध्य स्वर्णिम युग की अवस्था, जिसमें भारत और चीन के संबंध अत्यंत प्रगाढ़, महत्वपूर्ण रहे और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत और चीन की छवि एक घनिष्ठ मित्र के रूप में उभरी और भारत ने सदैव इस काल में चीन का सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन किया
और चीन का समर्थन करते समय भारत ने कई महत्वपूर्ण और महान शक्तियों का भी विरोध करने से भारत पीछे नहीं रहा।